नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का आज ये 7वां लेक्चर है और इस 7वें लेक्चर में इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है आज का वो है 1857 का विद्रोह, इसके प्रमुख कारण और 1857 विद्रोह संबंधी जो मुख्य घटनाएं हैं इनके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये आज होने वाला है। और इससे पहले जो लेक्चर नंबर 6 था उसमें मैंने आपको बताया था 1857 के पूर्व के विद्रोह, जो भी 1857 से पहले विद्रोह हुए थे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण विद्रोह हैं और वहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो उसके बारे में हमने डिस्कस की थी, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, 1857 का विद्रोह, इसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। 1857 का विद्रोह ये केवल मात्र एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ये एक विद्रोह था और इसको भारतीय इतिहासकारों ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी दी है। तो ये था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि इसमें केवल सैनिकों ने ही भाग नहीं लिया था, तो इसलिए इसको केवल सैन्य विद्रोह नहीं कहा जा सकता। इसमें भारत के जनमानस ने भाग लिया था, भारत के किसान वर्ग ने, जो गरीब वर्ग था, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, सैनिकों ने इसमें भाग लिया था और कई देशी रियासतों के राजाओं ने भी इसमें साथ दिया था इस विद्रोह में। लेकिन वहीं एक वर्ग ऐसा भी था दोस्तों जिन्होंने इस विद्रोह में भारतीयों का साथ नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया और इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की थी। उसमें उस समय का एक जो भारतीय शिक्षित वर्ग था, साथ ही साथ कई देशी रियासतों के ऐसे राजा थे जो अंग्रेजों की तरफ थे और उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की थी। और कई भारतीय रेजिमेंट्स भी ऐसी थी जो अंग्रेज सेना में शामिल थे और उन्होंने इस विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो अभी हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था इसके तात्कालिक कारण क्या थे। तो 1857 के विद्रोह को शुरू करने से पहले मंगल पांडे के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि 1857 के विद्रोह की जो नींव डाली थी, जो इसका सूत्रपात है, वो है मंगल पांडे जी। और इस 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो था नई एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, अंग्रेजों ने एक नई एनफील्ड राइफल लाई और भारतीय सैनिकों को, जो कि भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना में शामिल थे, ब्रिटिश सेना में शामिल थे, उनको ये राइफल दी कि अब इसका प्रयोग करना है। लेकिन एनफील्ड राइफल की जो कारतूस थी, इसकी जो कारतूस थी, इसके कवर में एक मतलब इसका जो बाहर का आवरण था वो चर्बी युक्त था और इस कारतूस को जब बंदूक में भरना होता था तो उस कवर को, उस आवरण को दांतों से काटना पड़ता था। अब भारतीय सेना में ये बात फैल गई, जो भारतीय सैनिक थे ब्रिटिश सेना में, उनमें ये बात फैल गई कि इस कारतूस के जो बाहरी आवरण है इस पर जो ये चर्बी लगी हुई है ये गाय और सुअर की चर्बी है। और इसलिए भारतीय सिपाहियों ने, जो हिंदू सिपाही थे, जो मुस्लिम सिपाही थे, इसका विरोध करना शुरू कर दिया और जिसके कारण ये विद्रोह उत्पन्न हुआ। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी वो 29 मार्च 1857 को हुई थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूरसन को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। मंगल पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के थे और बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वीं बटालियन के सिपाही थे। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे जो मंगल पांडे थे वो कौन सी बटालियन के सिपाही थे, तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन के सिपाही थे और इन्होंने 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूरसन को गोली मारी थी। क्यों मारी थी? क्योंकि चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में, ये चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। तो यहां से एक नींव पड़ेगी दोस्तों 1857 की क्रांति की। वैसे 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण हैं, जो बहुत पहले से कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर अत्याचार हो रहा था काफी समय से। आर्थिक कारण थे, आर्थिक रूप से जो यहाँ पे उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, वो बंद हो गए थे अंग्रेजों के व्यापारिक नीति के कारण। तो उसके बारे में भी अभी हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण थे, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो ये था। इसके बाद दोस्तों
क्योंकि जब सेना ने विद्रोह कर लिया तो लगभग अनेक जो रेजिमेंट थे, अनेक जो सिपाही थे, उनके पास भी ये बात पहुंच गई और फिर 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। तो 1857 का विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था वो था 10 मई 1857। देखो प्रारंभ ये 10 मई 1857 को हुआ था। नींव इसकी मंगल पांडे ने जो डाली थी वो 29 मार्च 1857 को डाली थी, लेकिन इसको जो प्रारंभ होने की इसकी तिथि है वो है 10 मई 1857 को। वैसे जो इसकी निर्धारित तिथि की गई थी दोस्तों सबने मिलकर, निर्धारित जो इसकी तिथि थी, क्योंकि जब मंगल पांडे को फांसी हुई तो अनेक सैनिकों ने इसका विरोध किया और फिर सबने मिलकर एक निश्चित तिथि यहाँ पे बनाई थी कि उस दिन पूरा देश क्या करेगा, विद्रोह करेगा। पूरे देश में क्रांति, एक ही दिन हम क्या करेंगे, एक ही दिन हम विद्रोह करेंगे, जिसके कारण अंग्रेजों के पास मौका नहीं होगा संभलने का। तो इसकी निर्धारित तिथि 31 मई 1857। लेकिन यहाँ पे सैनिकों ने, मेरठ की छावनी के सिपाहियों ने 10 मई 1857 को ही मेरठ छावनी के सिपाहियों ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। तो एक ये कारण भी था दोस्तों यहाँ पे कि जिसके कारण ये विद्रोह उस समय सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि अगर 31 मई 1857 को संपूर्ण देश में एक साथ विद्रोह होता अंग्रेजों के खिलाफ तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के पास संभलने का मौका नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 10 मई को तो मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पे विद्रोह हुआ और फिर आसानी से अंग्रेजों ने क्या किया, इसका दमन भी किया। तो प्रारंभ कब हुआ, 1857 के विद्रोह का 10 मई 1857 को। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जो 1857 का ये स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम या यहाँ पे ऑब्लिक में स्वतंत्रता संग्राम भी आप लिखें, ठीक है, क्योंकि भारतीय इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। तो जो ये स्वतंत्रता संग्राम था, जो 1857 का विद्रोह था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह जब किया तो वो दिल्ली की ओर बढ़े और दिल्ली के जो मुगल सम्राट थे उस समय बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय से अंग्रेजों ने दिल्ली को छीन लिया था। तो फिर ये सैनिक पहुंचते हैं मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के पास, जो कि उस समय बुजुर्ग हो चुके थे और दुर्बल हो चुके थे, उस समय वृद्धावस्था में थे। तो 1857 का नेता इन्हें घोषित किया गया, 1857 के क्रांति का इन्हें नेता घोषित किया गया। बहादुर शाह जो कि उस समय वृद्धावस्था में थे और दुर्बलता के कारण उन्हें केवल औपचारिक नेता चुना गया। देखो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि सैनिकों ने देखा, देखो उनको इसलिए नेता चुना गया क्योंकि उस समय, उससे काफी समय पहले, काफी समय तक भारत में मुगल शासन रहा था। तो इसलिए ताकि जो सभी अन्य रियासतों के राजा हैं, अन्य राज्यों के राजा हैं, वो इनके मतलब इनको एक केंद्र के रूप में खड़ा किया, इनको एक नेता के रूप में खड़ा किया यहाँ पे, ताकि और इनके अंडर में क्या कर सकें, विद्रोह कर सकें और इस क्रांति को आगे बढ़ा सकें, इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले सकें। लेकिन की वृद्धावस्था और दुर्बलता के कारण दिल्ली से जो नेतृत्व किया, एक्चुअली में ये केवल औपचारिक नेता थे। दिल्ली से जो वास्तविक नेतृत्व किया था वो क्या था, बख्त खां ने। तो दिल्ली से वास्तविक नेतृत्व किसने किया था, बख्त खां ने किया था। और बरेली सैन्य विद्रोह के अगुवा रह चुके थे बख्त खां, ये सेना में थे। दिल्ली में 1857 के क्रांति का जो दमन किया गया वो अंग्रेज अधिकारी निकलसन और हडसन और लॉरेंस ने किया। तो जल्द ही यहाँ पे जैसे ही ये 10 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह आरंभ हुआ, तो उसके कुछ समय बाद ही 1857 के क्रांति का दमन दिल्ली में अंग्रेज अधिकारी निकलसन, हडसन और लॉरेंस ने किया। यहाँ पे मुगल सम्राट बहादुर शाह इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बाद में इन्हें मुगल बादशाह को रंगून भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार दिल्ली में जो विद्रोह आरंभ हुआ था उसका दमन हो जाता है। उसके बाद देश के कई अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है ये विद्रोह, ये जो स्वतंत्रता संग्राम था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 1857 का जो विद्रोह है, इसके विद्रोही या नेता और विद्रोह के केंद्रों के बारे में, और जो नेतृत्व करता है और साथ साथ जो दमन करता है, किन ब्रिटिश अधिकारियों ने उस क्षेत्र से इस विद्रोह का दमन किया था। तो विद्रोही केंद्र दिल्ली के बारे में आपको बता चुका हूं, बहादुर शाह द्वितीय ये विद्रोही नेता थे। साथ साथ बख्त खां जिन्होंने वास्तविक रूप से दिल्ली से नेतृत्व किया था। और दिल्ली के जो इस विद्रोह का
जो दमन किया था अंग्रेज अधिकारी जॉन निकलसन और हडसन ने। उसके बाद आते हैं लखनऊ में। तो लखनऊ में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल को दोस्तों महक परी भी कहा जाता है, याद रखना है आपको, महक परी। महक परी यानी बेगम हजरत महल ने जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ किया। इन्होंने अपने पुत्र कादर को लखनऊ का नवाब बनाया, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी कॉलिन कैम्पबेल और हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ विद्रोह का दमन किया। तो लखनऊ विद्रोह का दमन किसने किया? ब्रिटिश अधिकारी कॉलिन कैम्पबेल और हेनरी लॉरेंस ने। उसके बाद झांसी और ग्वालियर से जो विद्रोही नेता थे, जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी में भी जून 1857 को इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पे फिर ये विद्रोह उत्पन्न हुआ। अगर एक ही टाइम करते तो कहीं ना कहीं परिस्थिति शायद कुछ और हो सकती थी, स्थिति कुछ और हो सकती थी, लेकिन दिल्ली में मई में हुआ, यहाँ भी जून में ये विद्रोह प्रारंभ हो रहा है। तो जून 1857 को लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोह आरंभ किया। इनके साथ थे तात्या टोपे ने इनका साथ दिया था वहां, लेकिन इन्हें भी तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लक्ष्मीबाई जो कि वीरगति को प्राप्त होती है। तात्या टोपे का नाम क्या था ये आपको याद रखना। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम था? रामचंद्र पांडुरंग, तो वो था तात्या टोपे जी का नाम। लक्ष्मीबाई जो कि वीरगति को प्राप्त हो जाती है। और झांसी और ग्वालियर में किस ब्रिटिश अधिकारी ने विद्रोह का दमन किया? जनरल ह्यूग रोज। और जनरल ह्यूग रोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक कथन भी कहा था कि विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुषत्व वाली महिला, विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुषत्व वाली महिला, ये किसने कहा था? ये किसका कथन था? जनरल ह्यूग रोज को, जिसका युद्ध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ। कई बार लक्ष्मीबाई ने इसे पराजित किया और अंत में लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो जाती है। और फिर जनरल ह्यूग रोज ने कहा था विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुषत्व वाली महिला किसके लिए? रानी लक्ष्मीबाई के लिए। उसके बाद बिहार में आते हैं। तो बिहार से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार से 1857 की क्रांति का या 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। और बिहार में इस क्रांति को, इस विद्रोह का दमन किया था विलियम टेलर ने। उसके बाद कानपुर आते हैं। तो कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने, पेशवा नाना साहेब। और पेशवा का पद समाप्त हो चुका था, लेकिन पेशवा के ये पुत्र थे नाना साहेब। और उसके बाद तात्या टोपे ने भी इनका साथ दिया था। और यहाँ पर कानपुर में जो विद्रोह का दमन किया था सर कॉलिन कैम्पबेल ने। उसके बाद इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। और कर्नल ऑनसेल और जनरल नील ने यहाँ पे इलाहाबाद और बनारस में इस विद्रोह का दमन किया था। फैजाबाद से नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह और कॉलिन कैम्पबेल ने इसका दमन किया था। बरेली से खान बहादुर खान और सर कॉलिन कैम्पबेल ने बरेली में जो उत्पन्न हुआ था 1857 का विद्रोह, इसका दमन किया था। तो ये कुछ प्रमुख विद्रोही केंद्र थे दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये देश के कुछ ही हिस्सों में विद्रोह हो पाया था। इसका मुख्य कारण यही भी था कि एक समय ये विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है। और जहां तक कुछ जो ये क्षेत्र में हुआ था तो तुरंत वहां पे फिर ब्रिटिश अधिकारियों ने उस विद्रोह का दमन कर दिया। तो ये कुछ प्रमुख केंद्र थे, विद्रोह केंद्र और विद्रोही नेता। और किन ब्रिटिश अधिकारियों ने उन क्षेत्रों में, उन केंद्रों में, विद्रोही केंद्रों में दमन किया था उस विद्रोह का, वही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 1857 के विद्रोह पर, 1857 के क्रांति पर जो आधारित प्रमुख पुस्तकें हैं। यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं 1857 की क्रांति से वो यहीं से बनते हैं। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पे ये पुस्तक दी गई है और इसके प्रमुख जो लेखक हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं।
तो पहली पुस्तक है यहाँ पे द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि बहुत कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने कहा था इसको? तो विनायक दामोदर सावरकर की ये पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। किसकी पुस्तक है? विनायक दामोदर सावरकर। और विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा था कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक है विनायक दामोदर सावरकर की। 1857 द ग्रेट रिवेलियन, ये पुस्तक है अशोक मेहता की। 1857 1857 ये पुस्तक है एस सेन की। सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये है आरसी मजूमदार द्वारा लिखित पुस्तक। रिवेलियन 1857 ये है पीसी जोशी की। नेक्स्ट यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी, ये लिखी है टीआर होम्स ने। और नेक्स्ट यहाँ पे कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनिटी, ये लिखी है सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट यहाँ पे सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनिटीज 1857 टू 19 ये 18 है, ठीक है, 1859 1857 टू 1859 और ये लिखी है शशि भूषण चौधरी ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों, जहां से अक्सर 1857 की क्रांति से जो प्रश्न बनते हैं वो अक्सर यहीं से बनते हैं, प्रमुख पुस्तक और उनके लेखकों से। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे 1857 के विद्रोह के कारण, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट यहाँ पे छूट चुका है और उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। उसको मैं यहाँ पे पीडीएफ में डालना भूल चुका हूँ, तो उसको मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, जो अक्सर एग्जाम में जहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ 1857 की क्रांति के। इसका प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 को। इस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी, तो वो कौन थी? वो थी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। ये आपको नोट करना है, अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पोमस्टन। पोमस्टन ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत का जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था, किस गवर्नर जनरल के समय 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 का विद्रोह हुआ था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और फिर 1858 में एक अधिनियम आता है। भारत गवर्नर जनरल था इस समय 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग। और फिर 1857 के बाद 1858 में जो यहाँ पे अधिनियम आता है, उसमें ब्रिटिश जो क्राउन है फिर उसका आधिपत्य हो जाता है भारत में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी राज को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का राज शुरू हो जाता है। और जो गवर्नर जनरल था उसको कहा जाता है वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, क्योंकि 1857 की क्रांति जब इसके समय घटी थी तब ये था भारत का गवर्नर जनरल, और फिर 1858 में इसको भारत का वायसराय बनाया जाता है 1858 के अधिनियम से। वो मैंने आपको बता चुका हूं पॉलिटी वाले फर्स्ट लेक्चर में। मुगल बादशाह कौन थे समय? तो बहादुर शाह। मुगल बादशाह था बहादुर शाह। और यहां पे जो प्रतीक चिन्ह था इस विद्रोह का वो था कमल का फूल और चपाती यानी रोटी। तो प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और चपाती यानी रोटी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। और फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के विद्रोह के 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, क्यों हुआ था 1857 का विद्रोह। तो तात्कालिक कारण के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो कारण था वो मुख्य रूप से जो अंग्रेजों की यहाँ पे नीति थी, चाहे वो आर्थिक नीति हो, सामाजिक नीति हो, प्रशासनिक नीति हो और सैन्य नीति हो, इनसे भी कहीं ना कहीं ये भी विद्रोह के प्रमुख कारण बने।
तो सबसे पहले आर्थिक नीति क्या थी? तो जो कंपनी थी, कंपनी की जो आर्थिक नीति थे उसमें भारत में जो उद्योग हुआ करते, उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे, जिससे शहरी उद्योग के साथ साथ जो ग्रामीण उद्योग थे, ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्योग हुआ करते थे, उनको भी अत्यधिक हानि हुई। और अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति थी उसके कारण किसान पहले ही असंतोष थे। भू राजस्व नीति के कारण कई बार किसानों का शोषण करना, कर नीति के द्वारा किसानों से कई बार अधिक कर वसूलना, तो ये सारे, और जो जमींदार थे वो भी किसानों को क्या करते, शोषण करते। और जमींदार जो ही ब्रिटिश सरकार नियुक्त करती थी और वो जमींदार ब्रिटिश को क्या देते, कर देते, और वो जमींदार किसानों का शोषण कर देते। तो किसान वर्ग भी यहाँ पे क्या था, असंतोष था। तो आर्थिक कारण क्या थे, उद्योग यहाँ पे नष्ट हो गए थे, किसान यहाँ पे क्या थे, असंतोष थे। सामाजिक कारण की बात करें तो जो सामाजिक व्यवस्था थी भारत की, अंग्रेजों ने इसमें हस्तक्षेप करना शुरू किया। सामाजिक नीति या धार्मिक नीति आप कह सकते हैं, धार्मिक कारण भी मैं यहाँ पे इसी में आपको बता दूंगा। अंग्रेजों ने यहाँ के समाज और संस्कृति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। संस्कृति और जो सामाजिक व्यवस्था थी यहाँ की, उसमें बदलाव करना चाहा अंग्रेजों ने। और जो पाश्चात्य संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, उसको यहाँ पे भारतीय लोगों के प्रति थोपना चाहा कि भारतीय लोग पश्चिमी संस्कृति को अपनाएं, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएं। तो ये भी एक प्रमुख सामाजिक कारण था। और साथ साथ यहाँ पे लोगों को ये डर भी था कि कहीं उनका धार्मिक परिवर्तन न किया जाए, क्योंकि जब दोस्तों 1813 में मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको एक्ट और अधिनियम पढ़ाए थे, तो 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दी गई थी। और वो खुली छूट जब उनको दी गई तो फिर वो यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और धर्मांतरण करने लगे खुले से। तो जिसके कारण भारतीय लोगों के मन में डर बैठ गया कि हमारा भी धार्मिक परिवर्तन कराएंगे, और ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बना 1857 के विद्रोह का। उसके बाद प्रशासनिक कारण देखें तो जो ब्रिटिश प्रशासन थे, इसमें ब्रिटिशर्स की कई नीतियां थी। जैसे अगर हम बात करें डलहौजी की, डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, डलहौजी ने, या जो राज्य हड़प नीति थी, इसकी एक ही बात है, व्यक्तिगत सिद्धांत और राज्य हड़प नीति एक ही है, ठीक है। या गोद निषेध प्रथा, ये मैंने आपको जब गवर्नर जनरल के बारे में बताया था तो वहां पर डिटेल्स में भी बताया था। या लॉर्ड वेलेस्ली की नीति, तो इन दोनों की नीति क्या थी कि दूसरे राज्यों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। तो ये भी एक प्रमुख कारण था। या प्रशासन में अगर हम देखें तो ब्रिटिश का जो प्रशासन हुआ करता था, चाहे वो पुलिस होती थी या प्रशासन में बहुत अधिक भ्रष्टाचार उस समय फैला हुआ था। पुलिस क्या करती, लोगों का शोषण करती थी, और ये भी एक प्रमुख कारण था 1857 के विद्रोह का। सैन्य कारण देखो, सैन्य कारण में 1857 से पहले वेल्लोर सैन्य विद्रोह हो चुका था, और उसका भी कहीं ना कहीं प्रमुख कारण क्या था, क्योंकि अंग्रेजों ने सैनिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो यही मैंने आपको बता रखा वेल्लोर विद्रोह के बारे में डिटेल्स। और इसी प्रकार से कुल मिला के अंग्रेजों ने समय समय पर सैनिकों के साथ, उनके धार्मिक मामलों के साथ हस्तक्षेप किया। उसमें एक था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1956, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 सॉरी, ठीक है, 1856। अब इसमें क्या था, तो इसमें अंग्रेजों ने कहा कि जिन सैनिकों को हम भर्ती करेंगे उनको यह शपथ लेनी होगी कि हम कहीं भी अपनी सेवा दे सकते हैं, हम किसी भी क्षेत्र में युद्ध कर सकते हैं, चाहे हमें समंदर पार भेजा या हमें दूसरे देश भेज जाए। और उस समय भारत में मान्यता थी कि कोई भी समंदर के पार नहीं जाता, समुद्र को पार नहीं करता था। तो इसलिए ये भी एक विरोध का कारण बना। दूसरी ओर जो भारतीय सैनिक हुआ करते उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको उच्च पदों पर नहीं पहुंचने दिया जाता था। प्रशासनिक में भी यही हुआ था। प्रशासन में भी जो भारतीय अधिकारी हुआ करते, जो भारतीय सरकारी नौकरी वाले हुआ करते ब्रिटिश के समय, तो उनको सरकार द्वारा उच्च पदों पर नहीं बैठने दिया जाता था, उच्च पदों पर नहीं पहुंचने दिया जाता था। वहां केवल अंग्रेजों को ही वो क्या करते, नियुक्त करते थे। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे दोस्तों 1857 के विद्रोह के। और तात्कालिक कारण जो फिर वो एनफील्ड राइफल आई और उसने
इस विद्रोह को एक नई यहाँ पे तरीके से ये इस जो मतलब उसका तात्कालिक कारण जो बना 1857 का विद्रोह। अब हम बात करें कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे। जैसे हम सभी जानते हैं कि ये लगभग 1859 तक अंग्रेजों ने पुनः यहाँ पे क्या कर दिया, मतलब संपूर्ण रूप से इस विद्रोह का दमन कर दिया था। तो इसकी असफलता के जो कारण थे उसमें एक तो संगठन मजबूत नहीं था, योग्य नेतृत्व की कमी थी, और जो प्रमुख नेता थे यहाँ पे जो जिनके नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू किया गया था, मुगल बादशाह, वो खुद क्या थे उस समय वृद्धावस्था में थे, कमजोर थे, और जिसके कारण ये योग्य इस विद्रोह में योग्यता की या योग्य नेतृत्व की कमी आई। सीमित स्वरूप और सीमित साधन थे, देसी नरेशों और सामंतों का विश्वासघात। इसमें बहुत सारे देसी नरेश ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी और इस विद्रोह का दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अंग्रेजों की तरफ से, यानी अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया था। सभी वर्गों का शामिल न होना, इसमें विशेषकर जो भारतीय शिक्षित वर्ग था उसने भी वो भी इसमें शामिल नहीं हुए थे, और बहुत सारी ऐसी रेजिमेंट्स थी जिन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया, बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जिन्होंने जो जमींदार वर्ग थे तो उन्होंने सबने ब्रिटिश का साथ दिया। तो संपूर्ण देश में ये उस समय विद्रोह नहीं फैल पाया था, लेकिन फिर भी ये काफी बड़ा विद्रोह था उस समय, और इसलिए इसको भारत के कई इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। अब हम बात करेंगे प्रमुख इतिहासकारों के द्वारा जो 1857 के विद्रोह के संबंध में कथन कहे गए हैं या उन्होंने अपनी राय दी कि ये किस प्रकार का विद्रोह था। पहले दोस्तों हम विदेशी इतिहासकारों के बारे में बात करते हैं कि जो विदेशी इतिहासकार थे उनके क्या मत थे। तो बहुत से विदेशी इतिहासकार ऐसे जिन्होंने कहा कि ये केवल एक सैन्य विद्रोह था, जबकि बहुत से ऐसे विदेशी इतिहासकार भी थे जिन्होंने माना कि एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन था, क्रांति थी। इसमें एक थे जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यह केवल एक सैनिक उत्पाद था। तो जॉन लॉरेंस ने क्या माना कि ये सैनिक उत्पाद था। उसके बाद फ्रेड रॉबर्ट्स ने भी कहा था कि ये क्या था, एक सिपाही विद्रोह था, सिपाही विद्रोह। और इसमें एक व्यक्ति आते हैं दोस्तों, बेंजामिन डिज़राइल इतिहासकार, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा था जिसने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इसने 1857 के विद्रोह को क्या संज्ञा दी, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। फ्रेड रॉबर्ट्स ने सिपाही विद्रोह का, जॉन लॉरेंस ने कहा कि एक सैनिक उत्पाद था, और बेंजामिन डिज़राइल इसने क्या कहा था कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। जब ये अन्य इतिहासकार थे जॉन सीले, और इसने कहा था कि ये एक देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह, तो उस समय बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा था कि एक सैन्य विद्रोह, क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के पक्ष में थे, तो इसलिए उन्होंने इसको सैन्य विद्रोह का दर्जा दिया। उसमें एक बेंजामिन डिज़राइल का नाम है जिसने कहा था कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। जबकि अगर हम भारतीय इतिहासकारों की बात करें, वैसे यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इसको नॉलेज की दृष्टि से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अंत में आपको बता रहा हूँ। इसमें अशोक मेहता थे। अशोक मेहता ने कहा था कि 1857 का विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। तो इसका स्वरूप कैसा था, राष्ट्रीय स्वरूप था इसका, यानी लगभग इसमें पूरा राष्ट्र एक साथ आ गया था। उसके बाद सावरकर जी ने कहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ये अशोक मेहता, ठीक है। उसके बाद
सावरकर जी ने एक बुक भी लिखी है। तो सावरकर जी ने कहा था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो सावरकर ने भी इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। आरसी मजूमदार, ये इसमें थोड़ा अलग सोचते हैं। तो आरसी मजूमदार जी ने कहा है कि लोक तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको कहा कि तथाकथित है, ये तथाकथित संग्राम। और इन्होंने कहा कि तथाकथित जो ये प्रथम राष्ट्रीय संग्राम है, न तो ये प्रथम और नहीं ये क्या है राष्ट्रीय और नहीं ये स्वतंत्रता संग्राम है। ये किसने कहा है? ये कथन है आरसी मजूमदार का। पंडित नेहरू इस पे क्या कहते हैं? तो नेहरू जी ने कहा है कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। तो भारतीय जनता का संगठित संग्राम, ये किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ पे एक अन्य इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर एस सेन, जिन्होंने कहा है कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ है वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ है। तो ये कुछ प्रमुख इतिहासकार थे जो अक्सर एग्जाम में अगर प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, वैसे यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं, और फिर भी नॉलेज की दृष्टि से आप इसको देख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आज हमारा टॉपिक था 1857 का विद्रोह, वो हमने आज कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में वो मैंने सभी यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो अब यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न छूटने की संभावना तो है नहीं। और अच्छे से अपने नोट्स बनाएं दोस्तों, स्वयं अपने नोट्स बनाने का प्रयास करें। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।